अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम इंतहाई अहम खबर शामिल करने जा रहे हैं और ये खबर है पाकिस्तान से, जहां नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने आज वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक डिप्टी स्पीकर के रोलिंग के हवाले से मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। नाज़रीन, ये जो मुकदमा है इसकी समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ही जारी रखेगा, ये कहा गया है। साथ ही साथ अदालत ने वाज़ेह किया कि कल मुकदमे के मेरिट पर दलाइल सुने जाएंगे। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि वो महज इस बात का जायजा लेगी कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक उसके 17 मई के मुख्तसर फैसले को बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी वो सही है या नहीं। नाज़रीन, डिप्टी स्पीकर चौधरी शुजात और इत्तेहादी जमातों के वकला की जानिब से इस मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस का कहना था कि इस बेंच के अलावा इस्लामाबाद में सिर्फ 2 जजेस दस्तयाब हैं। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांचेस में साइलिन के अहम मुकदमात की समाअत में मसरूफ जजेस अगले कई रोज़ तक दस्तयाब नहीं होंगे। आइनी मामला है और हम ये चाहते हैं कि फैसला जल्द आ जाए ताकि सूबाई हुकूमत अपने फ़राइज़ अंजाम दे सके। नाज़रीन, मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने का इंतज़ार करते हुए इस मुकदमे की जो समाअत है, जज साहिबान का कहना था कि वो सितंबर तक मौखर नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब तक सिर्फ आइनी तरमीम से मुतालिक मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत से इस्तदा की कि पहले आर्टिकल 63A के फैसले पर ज़ेर इल्तवा नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत की जाए ताकि अदालती फैसलों में हम आहंगी देखने को मिल सके। उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि हुकूमत में इत्तेहादी जमातें भी हैं, किसी की मेरिट पर दलाइल तमाम इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से ही दिए जा सकते हैं। नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि चौधरी शुजात हुसैन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल देते हुए ये मौक़िफ़ अख्तियार किया इस दौरान कि फ़िलहाल उन्होंने सिर्फ मुकदमे में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी थी, जो असल पिटीशन है वो भी दायर करना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा आज के मामला अहम नोयत का है, समाअत चंद जजेस के बजाय फुल कोर्ट को करनी चाहिए। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि पंजाब का वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही हों या फिर हमजा शहबाज, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब आने वाली नस्लें पढ़ेंगी कि अहम सियासी और आइनी मुकदमात के फैसले 3 रुकनी बेंच ने दिए। इस मुकदमे की जो समाअत है, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको बताया कि इसमें जो फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए जो इस्तदा की गई थी उसको तो मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से ये ज़रूर कहा गया है कि कल इसकी जो समाअत है वो जारी रहेगी और मेरिट की बुनियाद पर जो दलाइल हैं वो सुने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, कुछ मज़ीद खबरें हम शामिल कर लेते हैं और रुख हमें करना है जी चीन का रुख हमें इसलिए करना है क्योंकि वहाँ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर के जो अगले माह मुतवक्किल दौरा है ताइवान का, उस पर चीन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे को चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए नुकसानदेह करार देते हुए कहा कि अमेरिका को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, जो आलमी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि चीनी हुकूमत ने ज़ाती तौर पर अपना रद्द-ए-अमल अमेरिकी इंतज़ामिया तक भी पहुँचाया है और मुमकिना तौर पर अस्करी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली है। अच्छा नाज़रीन, ये जो अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन हैं जनरल मार्क मेलेना ने रवा माही ताइवान तनाज़े से मुतालिक बयान दिया था कि ताइवान पर चीन के फौरी हमले का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन अमेरिका ने सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी हुई है। ये भी खदशा जाहिर किया गया था कि मुस्तकबिल में चीन ताइवान पर हमला कर सकता है और ये हमला सियासी नौयत का फैसला होगा। चीन ताइवान को अपना हिस्सा तस्वर करता है जबकि ताइवान खुद को एक अलहदा रियासत मानता है। इस मामले पर जो दोनों ममालिक हैं उनके दरमियान बहुत तवील अरसे से नाज़रीन एक तनाज़ा चला आ रहा है। ताइवान चीन के लिए अहमियत का हामिल क्यों है और फिर ये जो अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान का दौरा है इस पर चीन को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं। पहले ये सारा मामला समझते हैं कि रिपोर्ट के ज़रिए। फिर मेरे साथ मेरे स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे इस बारे में उनका तज्ज़िया और उनकी राय जानेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान आइंदा माह अगस्त में मुतवक्किल है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर ने अप्रैल में ये दौरा करना था,
लेकिन उन्होंने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर प्रोग्राम मुलतवी कर दिया था। नैन्सी पेलोसी अपने पेशरो नेविड गिंगरिच के बाद ताइवान का दौरा करने वाली अमेरिका की पहली आला तरीन ओहदेदार होंगी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक नैन्सी पेलोसी और उनका वफ्द ताइवान के अलावा जापान, मलेशिया और सिंगापुर का भी दौरा करेगा और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के हवाई में सदर दफातर में भी वक्त गुजारेगा। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान के ऐलान की रद्दअमल में कहा कि नैन्सी पेलोसी का दौरा चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचाएगा। इससे दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद पर तबाहकुन असरात मुरतब करेगा। तर्जमान ने खबरदार भी किया कि अगर अमेरिका अपने गलत फैसले पर कायम रहता है तो चीन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त और मजबूत इक़दाम करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने हालिया दिनों में ताइवान को अमेरिका की जानिब से असले की फरोख्त पर भी सख्त बयान दिए हैं और मुतालबा भी किया कि वाशिंगटन $108 मिलियन का असला ताइवान को फरोख्त न करे। चीन के वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि ताइवान की अलहदगी के किसी मंसूबे और गैर मुल्की फोर्सेज की मुदाखलत को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और महकमा खारजा ने फिलहाल इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इस दौरे से मुतालिक सूरत हाल से वाकिफ 3 अफराद ने बताया कि व्हाइट हाउस ने भी इस दौरे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस बारे में अमरीकी इंतजामिया में तकसीम पाई जाती है कि आया नैन्सी पेलोसी को ताइवान जाना चाहिए या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान और चीन के दरमियान फौजी कशीदगी 40 बरसों की बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ताइवान के इर्द गिर्द चीन की जानिब से बहर जनूबी चीन में फौजी तनसीबात और असली सरगर्मियों में इजाफा हुआ है ताकि ताइवान की जमहूरी हुकूमत पर दबाव डाला जा सके कि वो चीन के इक़्तिदार को तस्लीम करे। दूसरी जानिब ताइवान की हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसके 2 करोड़ से ज़ायद अवाम को ही अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक हासिल है और चीन की जानिब से हमले की सूरत में वो अपना दिफा कर सकते हैं। चीन और ताइवान दूसरी आलमी जंग के चीन में कौम परस्त ताकतों और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान लड़ाई शुरू होने के बाद एक दूसरे से दूर हो गए थे। रिपोर्ट आपने देखी जी। मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और गेस्ट हैं आज मेरे हुमायूं खान साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर चीनी वजारत खारिजा की जानिब से इतना सख्त रिएक्शन क्यों सामने आए सारे मामले पर। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अच्छा हुमायूं साहब, हम ये खबर शेयर कर रहे हैं देखने वालों से कि चीनी वजारत खारिजा ने कहा यह है कि स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा है ये चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। क्या वजह है सर कि इतना सख्त रिएक्शन जो है वो चीन की तरफ से दिया जा रहा है? ये तक कह दिया गया है कि अमेरिका को इस दौरे का जो नतीजा है वो भुगतना पड़ेगा। अभी रिसेंटली जो उनके पिछली जुमेरात को चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जो थे वांग वेइबेन जो हैं, उन्होंने अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग की उसमें उन्होंने कहा कि जो यूएस कांग्रेस है वो पार्ट ऑफ यूएस गवर्नमेंट है और किसी भी यूएस गवर्नमेंट का विजिट, स्पेशली जब स्पीकर ऑफ द हाउस जो है नैन्सी पेलोसी, वो सीरियसली वायलेट करता है वन चाइना पॉलिसी को, जो कि ऑफिशियल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की विज़-अ-वी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। मैं थोड़ा सा आपको इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री बता दूं कि ये चीन ने जब अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात स्टार्ट किए, और बाय द वे उसमें पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार है। 1970s में हेनरी किसिंजर का एक सीक्रेट विजिट करवाया गया पाकिस्तान के रास्ते वो चीन के, और वहां से डिप्लोमेटिक रिलेशन के स्टार्ट करने का जो है वो शुरू हुआ। और 1972 में एक शंघाई जो है कम्युनिके, ये शंघाई एग्रीमेंट हुआ, जिसको लेते हुए ये रिचर्ड निक्सन का आखिरी दौरा था जो 1972 में उन्होंने मतलब पहला किया और आखिरी दिन था। तो उसके नतीजे में फिर 9 साल बाद 1979 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान कहलाता है आरओसी, उसको अनऑफिशियली डिक्लेयर किया कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तब से लेके अब तक इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन जो है 170 से के करीब जो ममालिक हैं वो जो ताइवान है उसको चाइना का एक प्रोविंस समझते हैं, और कोई 10 से 12 के करीब ममालिक हैं जो सिर्फ ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री करते हैं। तो ये एक उसकी बोन ऑफ कंटेंशन है कि ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिलीव्स कि चाइना वन चाइना पॉलिसी जिसको कहा जाता है उसमें ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। अब अगर उसका एक स्पीकर ऑफ द हाउस वहां पे जा रहा है विजिट करने में, तो ये बेसिकली एक सॉवरेनिटी को जो है वो चैलेंज करने की बात होगी, जिसके ऊपर चाइना ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। ठीक है।
اچھا چائنا نے تو رد عمل دیا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خود امریکہ کے اندر بھی اس دورے کو لے کر بہت زیادہ تقسیم پائی جاتی ہے. جو امریکی انتظامیہ ہے، کچھ اس کے اہلکار یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو دورہ ہے یہ ابھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اگر یہ اپریل میں ہو گیا ہوتا تو ہمارے پاس کچھ جواز تھا، ابھی ہمارے پاس کوئی ریزن، کوئی جواز ایسا موجود نہیں ہے تو یہ دورہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اپنے اندر امریکی انتظامیہ میں بھی تو تقسیم پائی جاتی ہے، اس پہ کیا کہیں گے ہمایوں صاحب آپ؟ دیکھیں جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں، اور بلکہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور ہسٹری کے تناسب سے دیکھیں تو 1979 میں جب امریکہ نے پیپلز ریپبلک آف چائنا، جو موجودہ جس کو ہم چائنا کہتے ہیں، اس کو جب ریکگنائز کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے تائیوان ریلیشن ایکٹ بھی، جو ان کی کانگریس ہے، اس نے وہ بھی سائن کیا، جو کہ تائیوان کو آفیشلی وہ ریکگنائز نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پیپل آف تائیوان اینڈ دیئر گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک بڑا جو ہے نا مزے کی بات، ایک ایسا میکنزم بنایا جس میں وہ حکومت کو تسلیم بھی نہیں کر رہے، لیکن دونوں جانب سے انہوں نے جو تائپے، جو ان کا کیپٹل ہے تائیوان کا، اس میں اپنا ایک ادارہ بنایا جس کا وہ کہتے تھے تائپے اکنامک اینڈ کلچرل ریپرزینٹیٹیو آفس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اور اسی طرح جو یو ایس کے اندر ہے، انہوں نے امریکن انسٹیٹیوٹ ان تائیوان بنایا، جو کہ ایک ایمبیسی کا جو ہے وہ کرتا ہے. اور آج تک اگر آپ دیکھیں تو امریکی حکومت جو ہے اس کی بڑی ایمبیگوٹی پالیسی کی ہے، بڑے مزے کی. 1979 سے لے کے آج تک وہ بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ تائیوان کو جو ہے وہ سیلز کر چکے ہیں آرمز کی. آپ کو اگر میں صرف ایک چھوٹا سا ایک فگر بتاؤں تو جو موجودہ حکومت ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی، جس کو ابھی تقریباً کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، انہوں نے 1.173 بلین ڈالرز کی جو ہے سیلز کی ہے تائیوان کو. اس سے پہلے جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے اپنے جو 4 سال 5 سال تھے اس میں 18.27 بلین ڈالر کے جو ہے سیلز تائیوان کو دیے. اور اگر آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو جو اوباما ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے جو اپنے جو 2 دورہ حکومت تھے اس میں تقریباً 20 کچھ بلین ڈالر کی، اور اس سے پہلے بھی ایک بڑا وہ ہے. تو جو تائیوان کی امریکن پالیسی ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے ان اے سینس کہ وہ اس ریجن میں چائنا کو چیک کرنے کے لیے ایسی انہوں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ تائیوان کو آرمز سیلز بھی کرتے ہیں، تائیوان کو ریکگنائز بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن چائنا کے اوپر چیک کرنے کے لیے جاپان، امریکہ، آسٹریلیا اور نیبرنگ اور 3-4 اور بھی میکنزم بن چکے ہیں. تو یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے. سوری ایکچولی آج پروگرام ہمارا آپ کو پتہ ہے تاخیر سے کچھ شروع ہوا، وقت میرے پاس کم ہے، بات تو ہمیں آپ سے اور کرنا تھی، لیکن مجھے فی الوقت آپ کو شکریہ کہنا ہوگا. نیکسٹ ٹائم تک جب ہم دوبارہ آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. آپ پروگرام میں بہت ساری اسٹوریز آپ سے شیئر کرنا. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، متحد ہو کر رہیے، صرف اسی طریقے سے آپ پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنا سکتے ہیں. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. ہمارا راستہ وہ ہے جو ہمارے جد ارطغرل غازی نے اپنایا تھا. حسین بادشاہ کی تہمت بازی کی مہارت سب کو معلوم ہے. اگر ہمارے بھائی ایسے انسان ہوتے تو وہ جا کر سلطان کو بتا چکے ہوتے کہ محمود پاشا صرف انہیں ہی نہیں آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. کشتی میں موجود اسلحہ عثمانی فوج کی ملکیت ہے. اس پاشا کو برطرف کر دیں تو آپ کو اسلحہ مل جائے گا. آپ کے تمغے اتار لیے ہیں اور آپ جلا وطن کیے جاتے ہیں. سلطان معظم کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار رہو.
हमारी बहन को हाथ नहीं लगाना। हम तुम लोगों को जरूर सजा दिलवाएंगे। आपको मालूम था कि अब्दुल कादिर यहाँ है, लेकिन हमसे छुपाया आपने। कहाँ है अब्दुल कादिर? शायद चले गए। कायजर विल्हेम को रुखसत करने की तैयारी की जाए बादशाह हजरात। लोगों को यकीन दिलाओ कि सुल्तान बंदरगाह के जरिए विल्हेम के साथ फरार हो रहा है। शर्म करो अब्दुल हमीद, शर्म करो अब्दुल हमीद, सुल्तान फरार हो रहे हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के आगाज़ में आज मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक जो डिप्टी स्पेलिंग रोलिंग है उसके हवाले से अपना फैसला सुना दिया है। कहा यह गया है कि फुल कोर्ट जो बनाने की इस्तदा की गई थी वो मंजूर नहीं हो सकती है। अलबत्ता कल ये समाअत जो है जारी रहेगी और इसमें दलाइल जो हैं वो दिए जाएंगे मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से। और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जो तमाम जमातें हैं उन्होंने फुल कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला मुस्तरद किया गया है, इसके बाद ऐलान ये किया गया है उनकी जानिब से कि वो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस हवाले से अब से थोड़ी देर पहले की गई है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी और इसमें अहम शख्सियत रशीद साफ़ी साहब मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं एंड लकीली वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। तो उनसे पूछ लेते हैं कि पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों पड़ी है और फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम चीदा जो पॉइंट्स हैं वो भी अगर वो मुझसे शेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। रशीद साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। आई नो आप बहुत बिजी थे, बहुत हैक्टिक डे था आपके लिए आज सारा, लेकिन फिर भी आप मेरे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। सर पहले तो ये फरमा दीजिएगा ज़रूरत क्यों पेश आई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और फिर ये जो बॉयकॉट का कहा गया है इस बारे में अगर आप डिटेल कुछ शेयर कर सकें। देखिए आसमा, इसका इंडिया तो आज जो पीडीएम के जो सरबराहान थे आज उन्होंने सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी का तसलसल था और इस्तदा की गई थी अदालत आलिया से उज़्मा से कि जो पंजाब असम्बली का जो कज़िया है वो चाह रहे थे कि इसमें फुल कोर्ट की तश्कील हो, लेकिन आज उनकी इस इस्तदा की सुनवाई नहीं हुई और थोड़ी देर पहले अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है कि इस केस में फुल कोर्ट की तश्कील मुमकिन नहीं है। तवक्को के एन मुताबिक पीडीएम ने जिस तरह इंडिया दिया था आज सुबह, तो तमाम जमातें जो पीडीएम में शामिल है, जो पाकिस्तान की तकरीबन अगर ये मैं कहूँ कि 50-60% से ज़्यादा जो सियासी जमातों की उनकी नुमाइंदगी उससे ज़्यादा है, उसमें उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले की है और उसमें पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी मौजूद थे, बिलावल भुट्टो साहब जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं और रियासत पाकिस्तान के लिए वो वज़ीर ख़ारजा भी है, और इस तरह बाकी जो तमाम सियासी जमातें जो पीडीएम का हिस्सा है उनके तमाम नुमाइंदगान मौजूद थे। उन्होंने इस अदालती कार्रवाई से बायकाट किया है जो डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही और पीटीआई के दरख्वास्तों पे जो एक समाअत जारी है इस वक्त इधर इस्लामाबाद में। तो ये एक पाकिस्तानी तारीख़ का एक अनोखा वाक़या है और बदकिस्मती से जो फुल कोर्ट का जो एक मुतालबा था पाकिस्तान के एक नुमाया सियासी जमातों की तरफ से उसकी सुनवाई नहीं हुई है। तो एक गैर मामूली वाक़या है, पाकिस्तानी अदलिया की तारीख़ में शायद इसकी नज़ीर नहीं है। तो ये इंतहाई अहम भी है और तशवीशनाक भी है। इंतहाई अहम भी है, तशवीशनाक भी है। अच्छा रशीद साफ़ी साहब, ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अदालती फ़ैसलों को लेकर कुछ जमातों की जानिब से इस तरह का रिएक्शन या इस तरह के इतराज़ात जो हैं वो सामने आए हों, लेकिन ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर वज़ारत आला को लेकर ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई हो। क्या बेसिक वजह आप समझते हैं कि इस तज़ाद की बनी है और ये जो आज बॉडी लैंग्वेज आपने देखी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इससे आपको ये सारी सिचुएशन किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जिस सरहद से लाहौर रजिस्ट्री में पीडीएम के ख़िलाफ़ जो आईनी दरख्वास्तें थी उसकी समाअत की गई और जो पहली समाअत चीफ जस्टिस जनाब अता बुंदियाल साहब की सरबराही में जो लाहौर में हुई, उसके पहले ही मरहले में अंदाज़ा हो गया था और शायद मुस्लिम लीग और पीडीएम की जमातें समझ रही है कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आएगा, क्योंकि पहली फुर्सत में अदालत ने करार दिया था कि डिप्टी स्पीकर पंजाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी को
شاید عدالتی فیصلے کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے، تو اس سے پی ڈی ایم نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آنے والا ہے، یا ان کی نظر میں یہ ایک یک طرفہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سب سے زیادہ زور جس بات پہ لگایا کہ فل کورٹ کی تشکیل ہو، چاہے انہوں نے فیصلے کی حیت پہ یا فیصلہ جو متوقع فیصلہ جو بھی ہے اس کے بارے میں ابھی تک پی ڈی ایم نے اس کو تسلیم یا نہ تسلیم کرنے کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی ہے، لیکن جو ایک محسوس بینچ پہ ان کے اعتراضات ہیں، اور آج کل کے جس طرح صبح کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے تسلسل میں جو دوسری پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں اس تین رکنی بینچ پہ اعتراضات کیے گئے تھے اور اس کی سنوائی نہیں ہو سکی۔ قانونی ماہرین دیکھے 7 بار کونسل کے سابق صدور بشمول موجودہ جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے بار کونسل کے، تمام آئینی اور قانونی ماہرین نے عدالت سے استدعا کی تھی، لیکن عدالت کی اپنی ایک فہم ہے، اپنا ایک وزڈم ہے، انہوں نے ان تمام درخواستوں کو درخو امتناع نہیں سمجھا اور یہ بات تسلیم نہیں کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ایک پورا ایک جو آلریڈی ایک سیناریو بن چکا تھا اور عدالتی ایک بحران کی ایک کیفیت جو ہمارے سامنے آئی ہے، پی ڈی ایم نے اس کا اظہار کیا ہے، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ تو اب آئینی اور قانونی ماہرین بتا سکتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ فل کورٹ نہ بنانے کا جو ان کا ایک فیصلہ ہے وہ درست ہے یا پی ڈی ایم کا موقف درست ہے، لیکن ایک بہت بڑا آئینی اور قانونی بحران ہے اور نظیر بھی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا، پاکستان میں آئینی درخواستوں کی تاریخ بہت پرانی ہے، 1955 سے لے کر تاحال کوئی 1 درجن سے زیادہ اس قسم کے آئینی جو معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور اس میں یہ جو سب سے میرے خیال میں اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ مختصر ترین بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی چاہے 17ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو، چاہے شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ انتخابات کا معاملہ ہو، چاہے ججوں کی سینیارٹی کا آئینی معاملہ ہو، ان تمام میں لارجر بینچ بنے تھے اور کچھ میں فل کورٹس بھی بن چکے تھے، لیکن اس میں فل کورٹ سے بنانے سے اختراز کیا جا رہا ہے اور یہی سب سے بڑا تنازع ہے حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے لیے۔ میں ایک عام شہری کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں اور یہ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے، اگر عدالت عظمیٰ جو ہے ایک بڑی تعداد میں سیاسی جماعتوں کی اس رائے کو یا اس درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے فل کورٹ بناتی تو شاید تنازع زیادہ نہیں بنتا، لیکن عدالت کا فیصلہ ہے اور اس پہ زیادہ میرے خیال میں بات کرنی بھی ممکن بھی نہیں ہے اور جائز بھی نہیں۔ جی ویری ٹرو، زیادہ بات کی بھی نہیں جا سکتی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ بھی بہت سارے سینئر تجزیہ کاروں کی طرح آپ کا بھی ماننا یہی ہے کہ یہ چونکہ عدالتی فیصلہ ہے، معاملہ بھی کورٹ میں ہے، اس پر بہت زیادہ بات ہو نہیں سکتی ہے ناظرین، لیکن جتنی بات ابھی تک جج صاحبان کی جانب سے ہم تک پہنچی ہے اور جو آج اس پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے وہ ہم رشید صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے۔ بہت شکریہ ایک بار پھر سے رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور ناظرین پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کر رہی ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے، بہت ساری اور خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، اسٹے ٹیونڈ۔ پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے جموں کشمیر کے حوالے سے حالیہ بیان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع نے اپنے بیان میں جموں کشمیر کے حوالے سے تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی قیادت کے شرانگیز بیانات تنازع کشمیر کی حقیقت کو بدل نہیں سکتے۔ بھارت کو یہ تاریخی حقیقت یاد رکھنا ہوگی کہ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر مسلمہ تنازع ہے اور آج بھی اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ اس دیرینہ تنازع کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل میں مضمر ہے۔ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی حق خود ارادیت کی تحریک کی ہر ممکن حمایت جاری رکھے گا۔
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम रुख करने जा रहे हैं म्यांमार का, जहां साबिक रुकने असम्बली समेत 4 जमहूरियत पसंद कारकुनों को सजाए मौत दे दी गई। अच्छा, म्यांमार से अक्सर इस तरह की खबरें आ रही होती हैं क्योंकि वहाँ बगावत भी हुई थी, आप सब इस बारे में जानते हैं। अभी जो मकामी अखबार है वहाँ का, वो जिन कारकुनों को जेल में फांसी दी गई है उन पर वहशियाना और गैर इंसानी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। नाज़रीन, इस इक़दाम के बाद म्यांमार में तकरीबन 50 साल से जो गैर फ़ाल मौत की सज़ा है वो दोबारा फ़ाल हो गई है। सज़ा पाने वालों में से 2 का ताल्लुक मुल्क की साबिक हुक्मरान आंग सान सूची की सियासी जमात से था। गुज़श्ता साल फ़ौजी बगावत के बाद मुल्की रहनुमा को हिरासत में ले लिया गया था और उन पर जितने मुकदमात हैं उनकी मुमकिना सज़ा 150 साल कैद बनती है। जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद मुल्क भर में मुजाहिरे फूट पड़े थे। 2000 से ज़ायद मुजाहिरीन मुजाहिरों में हलाक हुए, जबकि सैकड़ों मुजाहिरीन इस वक्त भी ज़ेरे हिरासत हैं। ये मामला क्या है और क्यों इन गिरफ्तार अफराद को इतनी सख्त सज़ाएं दी जा रही हैं, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट देखिए। म्यांमार के सरकारी हुकाम के मुताबिक फौजी हुकाम ने 4 जमहूरियत नवाज कारकुनों को फांसी दे दी। मकामी अखबार के मुताबिक जिन कारकुनों को फांसी की सजा सुनाई गई उन पर वहशियाना और गैर इंसानी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के इल्जाम आयद किए गए थे। म्यांमार में 80 की दहाई के बाद मौत की सजा पर अमल दरामद का ये पहला वाक़या पेश आया है। जिन अफराद को फांसी दी गई है उनमें फांसी पाने वाले अफराद में से एक 41 साला फ्यूजिया था, जिनका ताल्लुक सूची की सियासी जमात से था। उन्हें गुज़िश्ता साल नवंबर में फौजी हुकूमत ने गिरफ्तार किया था और एक ट्रिब्यूनल ने उन्हें रवां साल जनवरी में सजाए मौत सुनाई थी। फांसी पाने वाले दूसरे शख्स 53 साला क्यामन यू हैं, जो जिमी के नाम से ज्यादा मशहूर थे। जिमी एक जमहूरी कारकुन थे और 2015 में सूची की सियासी जमात की टिकट पर कानून साज असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए थे। इन पर फौजी हुकूमत के खिलाफ कई हमलों की मंसूबाबंदी का इल्जाम आयद करके फौजी ट्रिब्यूनल ने सजाए मौत दी थी। कौमी और आलमी सतह पर मुज़म्मती बयानात का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता 2 माहिरीन ने मंसूबाबंद तरीके से अंजाम दी गई इन फांसियों को लोगों में खौफ पैदा करने की एक मज़मूम कोशिश करार दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के कायम मकाम एशिया डायरेक्टर ने कहा है कि म्यांमार की फौजी हुकूमत की जानिब से 4 अफराद को फांसी की सजा देना सरासर जुल्म है। गुज़िश्ता साल के आगाज में म्यांमार की फौज ने मुल्की रहनुमा आंग सान सूची पर 2020 की इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाकर उनकी हुकूमत का तख्ता पलट दिया था। फौजी बगावत के बाद से इसके खिलाफ मुजाहरे करने वाले कई अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई अफराद को सख्त तरीन सजाओं का सामना है जो उन्हें फौजी ट्रिब्यूनल्स ने सुनाई हैं। साबिक हुक्मरान सूची भी तब से ज़ेर हिरासत हैं और उन पर लगाए गए इल्जामात की मुमकिना सजा 150 साल कैद बनती है। साल 2021 जून के महीने में म्यांमार की फौजी हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो सजाए मौत पर अमल दरामद का फिर से आगाज कर रही है। कत्ल और गिरफ्तारियों पर नजर रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के अदद शुमार के मुताबिक अब तक 115 अफराद को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है, जबकि गुज़िश्ता साल फौजी बगावत के बाद से 2114 आम शहरी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों कत्ल हो चुके हैं। म्यांमार से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, लेकिन जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बरतानिया के डोरसेट साहिल पर 750 साल पुराना बहरी जहाज का मलबा दरियाफ्त हुआ है, जिसे बरतानिया का सबसे पुराना मलबा करार देने के साथ आला सतही हिफाजती स्टेटस दे दिया गया है। मार्टर रेक नामी इन बाकियात की निशानदही सबसे पहले ट्रैवर इस्माइल नामी गोताखोर ने की, जो गुज़िश्ता 30 बार से पूल में डिविंग चार्टर चला रहे हैं। 2020 में जब उन्हें एक गैर दरियाफ्त शुदा हादसे की जगह दरियाफ्त करने के लिए इस जगह पर गोते की इजाजत दी गई, तो किसी को नहीं मालूम था कि इस जगह से तारीखी मलबा दरियाफ्त हो सकता है। लेकिन मार्टर की निशानदही के बाद आसार कदीमा के माहिरीन को इस मलबे के बारे में मजीद जानने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने बहरी जहाज के 750 साल पुराने होने की तस्दीक की है।
दुबई में मुकीम फिलिपानी आर्टिस्ट रेत की मदद से शाहकार बनाने में कमाल रखते हैं। 44 साला नथानियल एलापाइड हर रोज सुबह की पहली किरण के साथ दुबई के साहिल का रुख करते हैं, जहां वो गीली मिट्टी पर मुख्तलिफ पोर्ट्रेट बनाते हैं। फिलिपानी आर्टिस्ट ने 2014 में इस फन को दरियाफ्त किया, जब उन्होंने पहली बार अपनी मरहूम दादी को खराज तहसीन पेश करने के लिए साहिल पर फैमिली ट्री बनाया, जिसके बाद वो इसको बाकायदगी से करने लगे। 9 साल के आगाज में नथानियल ने सहरा में मुत्तहिदा अरब अमारात के नक्शे और लीड्रान की तस्वीर बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। सान डियागो में सुपर हीरोज की कहानियों से माखूज आलमी कोमिक कॉन इवेंट का इनेकाद किया गया। इस इवेंट में सुपर हीरोज के किरदार अदा करने वाली शोबिज शख्सियात समेत आम अफराद भी अपने मनपसंद सुपर हीरोज जैसे कपड़ों और हुलिये में शिरकत कर रहे हैं। इवेंट में अनकरीब रिलीज होने वाली सुपर हीरो मूवीज के ट्रेलर समेत दीगर सरगर्मियां जारी हैं। कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान इस इवेंट का इनेकाद नहीं हो पाया था, लेकिन रवां साल दुनिया भर से 1,35,000 के करीब इस मेगा इवेंट में शिरकत के लिए सान डियागो में मौजूद हैं। दुनिया का उम्र रसीदा पांडा 35 साल की उम्र में वफात पा गया। ये उम्र इंसानी उम्र के लिहाज से 105 साल के करीब बनती है। पांडा हांगकांग के थीम पार्क में इंसानी निगहदाश्त में मुकीम था। पार्क इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान आन नामी पांडा की सेहत गिरती जा रही थी। आखिरी दिनों में पांडा ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। पांडा की याद में ताज़ियती बूथ भी लगाया गया था, जहां लोग फूलों के साथ ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। पांडा चीनी हुकूमत ने तोहफे में दिया था, जो कि 1999 से थीम पार्क का हिस्सा रहा। चीन के एक रेस्टोरेंट से मुल्हिक हिस्से में फर्श पर खदोखाल डायनासोर के कदमों के निशानात निकले। चीन के शहर लीशान में इस रेस्टोरेंट के बाहर वाक़े बाज गढ़े अजीबो गरीब नौयत के थे, जिनके बारे में एक माहिर ने इंकशाफ किया है कि दर हकीकत ये इलाका करोड़ों साल कबल डायनासोर का गढ़ था। ये 2 सारोपॉड्स के कदमों के निशानात हैं, जो एक तरह के सब्जाखोर डायनासोर थे। उन्हें जमीन पर तवील तरीन डायनासोर का दर्जा भी हासिल है, जिनकी मजबूरी लंबाई 3 बसों जितनी थी।